नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंकाएं बढ़ रही हैं। अमेरिका की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अमेरिकी सेना को बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार है, तो ईरानी सेना ने भी साफ कहा है कि हमारा हाथ भी ट्रिगर पर है। अमेरिका के युद्धपोत भले ही ईरान के पास पहुंच गए हों, लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई भी देश अमेरिका के साथ नहीं खड़ा। यूएई और ओमान के बाद अमेरिका के सबसे करीबी सऊदी अरब ने भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसे सऊदी से कोई मदद नहीं मिलेगी। इस बीच अमेरिका ने एक और सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ भेजा है और मिडिल ईस्ट में नया सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि इसी हफ्ते ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। तो कैसे मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है तनाव, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गजा पीस ऑफ बोर्ड पर भड़का संयुक्त राष्ट्र। गुटेरेस बोले, केवल यूएनएससी के फैसले ही सभी देशों पर होते हैं लागू। इजरायल ने भी अमेरिका से दूरी के दिए संकेत। अमेरिका और कनाडा में फिर बढ़ा तनाव। पीएम कार्नी ने अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान का किया खंडन, कहा अपने रुख पर कायम। कनाडा की ही राह पर निकला ब्रिटेन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा। अडयाला जेल में बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं इमरान। पीटीआई ने सही इलाज और परिजनों से मुलाकात की उठाई मांग। और चलते चलते में देखेंगे, प्लेन क्रैश हो जाए तो क्यों जरूरी है ब्लैक बॉक्स, कैसे मिलती है हादसे के पहले की जानकारी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक से समर्थन वापस लेने की दी धमकी। कहा नूरी मलिकी को फिर बनाया पीएम तो नहीं करेंगे कोई मदद, उसकी नीतियां पागलों वाली। एआई क्लाउड में बड़ा दांव। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के 15 नए डेटा सेंटर को मंजूरी। भारत समेत दुनिया पर पड़ेगा असर। बांग्लादेश और चीन रक्षा सहयोग को नई मजबूती। यूएवी निर्माण संयंत्र स्थापित करने पर हुआ समझौता। असेंबली के लिए स्थापित किया जाएगा आधुनिक संयंत्र। भारत की बढ़ी चिंता। अमेरिका में H-1B वीजा पर नया संकट। टेक्सास ने 2027 तक नई अर्जियों पर लगाई रोक। गवर्नर एबॉट का आदेश, कहा कार्यक्रम का हो रहा गलत इस्तेमाल। तो ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। एक वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि हमले इसी हफ्ते हो सकते हैं। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने एक नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया है, जिसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास एयर स्पेस में लाइव फायर मिलिट्री एक्टिविटी की घोषणा की गई है। इसके लिए तय इलाके में एयर स्पेस जमीन से 25,000 फीट तक की ऊंचाई तक प्रतिबंधित रहेगा। आप जानते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वैश्विक व्यापार के लिए एक रणनीतिक चोक पॉइंट है, जिससे हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल गुजरता है। वहां किसी भी रुकावट से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में हलचल मच जाती है और भू राजनीतिक चिंता बढ़ जाती है। अब माना यह जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के जरिए ईरान वैश्विक समाज को चेतावनी देना चाहता है कि अमेरिकी हमले की स्थिति में वो अंतरराष्ट्रीय कारोबार को बाधित कर सकता है। ईरान ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की है जब अमेरिकी एयरफोर्स सेंट्रल यानी एफसेंट ने भी मिडिल ईस्ट में सैन्य अभ्यास की घोषणा कर दी है। दरअसल अमेरिका वेनेजुएला की ही तरह ईरान की भी घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि उनका बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। सबकी निगाहें इस पर भी थी कि अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास अपने हमले की पोजीशन पर कब पहुंचता है, और बाकी हथियारों का जखीरा भी पहुंचने का इंतजार था, क्योंकि उसके बाद अमेरिकी सेना पूरी तरह हमले के लिए तैयार रहेगी। और अब क्योंकि ये सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कम से कम 4 युद्धपोतों, पनडुब्बियों और सप्लाई चेन जहाजों के साथ अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। ऐसे में इंतजार अब केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति हमले का आदेश न देकर यह कह रहे हैं कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि ईरान अमेरिका की शर्तें मान लेगा, वो बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि हकीकत में ईरान की तैयारियों को देखते हुए ट्रंप उस पर हमले का आदेश दे ही नहीं पा रहे। इसीलिए कोशिश यह की जा रही है कि धमकियों से ही ईरान को झुकाया जाए। लेकिन अब तक ईरान पर अमेरिकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे में क्या आगे वो झुकेगा, यह कहना मुश्किल है। और जिस तरह अब्राहम लिंकन की तैनाती पर भी उसने ड्रोन फुटेज जारी करते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका के हर कदम पर वो करीब से नजर बनाए हुए है। अगर हमला हुआ तो जवाब उससे भी ज्यादा जोरदार होगा। इसे लेकर भी अमेरिका हमला करने में हिचक रहा है।
ईरान की सेना IRGC की तरफ से क्षेत्रीय पड़ोसियों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। कहा है कि पड़ोसी देश हमारे मित्र हैं, लेकिन अमेरिकी विमान वाहक पोत के मध्य पूर्वी जल क्षेत्र में पहुंचने के बाद ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए अगर उनकी धरती, आकाश या जल का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाता है तो उन्हें भी दुश्मन माना जाएगा। यानी उन हालात में ईरान के निशाने पर ये पड़ोसी भी आ जाएंगे। ईरान के रुख से मिडिल ईस्ट देशों में भी डर का माहौल नजर आ रहा है। उन्हें इस बात का तो डर लग ही रहा है कि अगर अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ी तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। साथ ही चिंता इस बात की भी है कि अगर अमेरिका ने उनकी जमीन, आसमान या समुद्र का इस्तेमाल किया तो इस जंग की आग में वो भी झुलस जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका के सबसे करीबी माने जाने वाले सऊदी अरब ने भी अमेरिका को साफ कर दिया है कि सऊदी अरब तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किसी भी मुल्क को अपने हवाई क्षेत्र या जमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। खबर यह भी आ रही है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। यानी सऊदी ने अमेरिका को झटका देने के साथ ही ईरान की संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इससे पहले UAE और ओमान जैसे देशों ने भी अमेरिका को कोई भी मदद देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उसके पास किसी भी क्षेत्रीय सहयोगी का सपोर्ट नहीं है। ऐसे में अब अमेरिका भी विकल्पों की तलाश में जुट गया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी नेताओं के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान किस स्तर तक जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यानी अमेरिका ईरान पर हमले के लिए टेंशन में नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि मिडिल ईस्ट में आखिर कब तक यह तनाव जारी रहता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह इस बोर्ड को बनाने की योजना बना रहे हैं, उनकी मंशा पर कई सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप संयुक्त राष्ट्र की तर्ज पर एक दूसरा समानांतर अंतरराष्ट्रीय संगठन खड़ा करना चाहते हैं, जो पूरी तरह उनके इशारे पर काम करेगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष वो ही रहेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद भी इसकी अध्यक्षता वही करेंगे। जिस तरह हाल के दिनों में ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों से दूरी बनाई है, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की भी कई संस्थाओं से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है, उसके बाद उनके इस बोर्ड को लेकर कई चिंताएं सामने आई हैं। और अब खुद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव की वकालत की है और नाम लिए बिना ही ट्रंप के पीस बोर्ड पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा के मामलों पर सभी सदस्य देशों की तरफ से कार्रवाई करने का अधिकार रखने वाली अकेली संस्था है। सिर्फ यही ऐसे फैसले लेती है जो सभी पर लागू होते हैं। कोई भी दूसरी संस्था या एडहॉक गठबंधन कानूनी तौर पर सभी देशों को शांति और सुरक्षा पर फैसलों का पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए हमें सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बिना किसी देरी के कार्रवाई करनी चाहिए। साफ है उनका यह बयान पीस बोर्ड में दूसरे देशों को शामिल करने के लिए आई ट्रंप की धमकियों को लेकर आया है। आप जानते हैं कि फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने गजा पीस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। यानी बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी ट्रंप दूसरे देशों पर इस बोर्ड में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अब गुटरेस के इस बयान ने गजा पीस बोर्ड के गठन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वैसे ट्रंप ने तो शुरुआत में इस बोर्ड का गठन यह कहते हुए किया था कि इसकी गजा के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका रहेगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में जहां भी अस्थिरता होगी वहां शांति की कोशिशों के लिए इस बोर्ड को बनाने की बात कही। हालांकि गजा में जो ट्रंप की योजना के तहत युद्ध विराम हुआ था, उस पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। इजरायल बार बार इसका उल्लंघन कर रहा है और अब उसने एक और चेतावनी दे दी है। पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा युद्ध में इजरायली सैनिकों की जान जाने के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ गजा जंग के दौरान कुछ इजरायली सैनिकों की जान चली गई क्योंकि अमेरिका की तरफ से हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई रोक दी गई थी। इस रोक के कारण इजरायल के पास जरूरी गोला बारूद खत्म हो गया था। यह हथियार रोक तब खत्म हुई जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले दशक के अंदर इजरायल अमेरिकी सहायता पर निर्भरता कम कर दे। यानी इजरायल अब अमेरिका से दूरी बनाने की बात कर रहा है, जबकि फिलहाल मिडिल ईस्ट में वो अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी है। ऐसे में ट्रंप को गजा पीस बोर्ड से लेकर मिडिल ईस्ट में उनके दूसरे अभियानों तक बड़ा झटका मिल सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे कनाडा और अमेरिका में बढ़ते तनाव की।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख ने तमाम देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका का पड़ोसी कनाडा, दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। इस बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में कार्नी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने दावोस में दिए गए अपने बयान से पीछे कदम नहीं खींचा है, यानी कार्नी ने अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। इस बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो दावोस में कहा वही मेरा मतलब था। मैंने यही बातें ट्रंप से भी कही। अमेरिका की व्यापार नीति में आए बदलाव के जवाब में कनाडा अपनी रणनीति तय कर रहा है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दावा किया था कि फोन कॉल में कार्नी ने अपने दावोस वाले कुछ बयान वापस लेने की कोशिश की थी। वो आक्रामक रूप से कहे गए अपने शब्दों से पीछे हट रहे थे, लेकिन अब कार्नी ने कड़े स्वर में बेसेंट के बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि कार्नी ने दावोस में क्या कहा था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर उन्होंने कहा था कि दुनिया के मिडिल पावर्स को एकजुट होकर बड़ी ताकतों के प्रेशर का मुकाबला करना चाहिए। सुपर पावर्स अब व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी हैं। टैरिफ को दबाव डालने के हथियार के रूप में, फाइनेंशियल सिस्टम को जबरदस्ती करने के लिए और सप्लाई चेन की कमजोरियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है। यानी अमेरिका के खिलाफ वो दूसरे देशों का गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। और जब इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कनाडा और चीन के संबंध गहराए, कार्नी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की तो ट्रंप भड़क गए और कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप के लिए पहले कनाडा और चीन की बढ़ती दोस्ती चुनौती थी, लेकिन अब ब्रिटेन भी कनाडा की ही राह पर निकल गया है और उसने ट्रंप की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। यूरोप और अमेरिका में चल रही टेंशन्स के बीच ब्रिटेन के पीएम कीर स्टामर चीन के साथ संबंधों में नरमी लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। वो बीजिंग की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से होगी। स्टामर को उम्मीद है कि इस दौरे से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अमेरिका के खिलाफ दूसरा मजबूत सहयोगी भी। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि स्टामर के इस फैसले से ब्रिटेन भी अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक देश अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, उसके बाद सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि कहीं अमेरिका इस रेस में अकेला न रह जाए। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान पिछले 3 साल से अडियाला जेल में बंद हैं। उनके समर्थक लगातार इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिससे इमरान खान और सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर के बीच तलवार खिंच गई है। बताया जा रहा है कि जेल में इमरान खान नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। पीटीआई समर्थकों और इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया है कि शहबाज और मुनीर के राज में खुलेआम उन पर टॉर्चर किया जा रहा है। इसी बीच इमरान खान को लेकर एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसने सनसनी फैला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को सेंट्रल रेटिनल वीन ऑक्लूजन यानी सीआरवीओ नाम की एक बेहद गंभीर बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो गया है। यानी इमरान खान जेल में अंधे हो सकते हैं और इसे लेकर डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। साफ बोल दिया है कि उनका इलाज जेल में पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल इस बीमारी में आंख की रेटिना की नसों में खून का थक्का जम जाता है या ब्लड फ्लो में रुकावट आ जाती है। अगर फौरन विशेषज्ञ इसका इलाज नहीं करते हैं तो इमरान खान की आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पीआईएमएस के डॉक्टरों के एक डेलीगेशन ने जेल में इमरान की जांच की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को तुरंत स्पेशलाइज्ड अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है। जेल के अंदर मौजूद सुविधाओं से उनकी आंख को बचाना नामुमकिन है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पीटीआई और उनके समर्थकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शहबाज सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। इमरान की बहनों ने मांग की है कि उन्हें फौरन शौकत खानम अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन उनकी मांग को अनदेखा करता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर इमरान को इलाज से महरूम रखकर उन्हें अपाहिज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इससे पहले इमरान की बहनों ने प्रशासन पर मिलने न देने का आरोप लगाया था और साथ ही यह भी कहा था कि इमरान की तबीयत और बिगाड़ने के लिए उन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। और अब इन बातों पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इमरान की सेहत बिगड़ती है या उन्हें कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आसिम मुनीर के लिए निपटना बहुत मुश्किल होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ब्लैक बॉक्स की। तो जब भी किसी विमान हादसे की खबर आती है तो अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, ब्लैक बॉक्स। खबरों में कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है या ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है?
सबसे पहली बात तो यह है कि इसके नाम में ब्लैक होने के बावजूद ये काला नहीं बल्कि नारंगी या गुलाबी रंग का होता है। पहले इसे रेड एग भी कहा जाता था, लेकिन इसके भीतरी हिस्से के काले होने के कारण इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया और यही नाम मशहूर भी हो गया। इस पर रिफ्लेक्टिव पट्टियां भी लगी होती है ताकि अंधेरे में भी ये चमक सके। इसमें विमान से जुड़ी हर एक चीज की जानकारी रिकॉर्ड होती है और इसे विमान के पिछले हिस्से यानी टेल में रखा जाता है, क्योंकि क्रैश के दौरान विमान का पिछला हिस्सा सबसे कम प्रभावित होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए 3 परतें होती हैं। पहली, बाहरी खोल। ये स्टील या टाइटेनियम की मोटी चादर से बना होता है। इसके बाद इंसुलेशन, आग से बचाने के लिए इसके अंदर एक थर्मल लेयर होती है। और तीसरी लेयर है मेमोरी चिप की। डेटा स्टोर करने वाली चिप को एक सिलिका मिश्रण में रखा जाता है। एक ब्लैक बॉक्स 1 घंटे तक 1100 डिग्री सेल्सियस की आग और समुद्र के अंदर 20,000 फीट के दबाव को झेल सकता है। ब्लैक बॉक्स हकीकत में 2 उपकरणों का मेल होता है। पहला, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह विमान की टेक्निकल सेहत बताता है। इसमें रफ्तार, ऊंचाई, ईंधन और इंजन की परफॉर्मेंस जैसे 88 से ज्यादा पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। यह पिछले 25 घंटों का डेटा स्टोर कर सकता है। और दूसरा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह पायलटों की आखिरी बातचीत, कैबिन के अलार्म की आवाज और यहां तक कि स्विच दबाने की आवाज भी रिकॉर्ड कर लेता है। यह पिछले 2 घंटों का ऑडियो लूप में सेव रखता है। अगर विमान समुद्र में गिर जाए तो ब्लैक बॉक्स में लगा अंडर वाटर लोकेटर सक्रिय हो जाता है। यह हर सेकेंड एक बीप की आवाज के साथ अल्ट्रासोनिक सिग्नल छोड़ता है। इसकी बैटरी 30 से 90 दिन की होती है, जिसके बाद इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वैसे इसका आविष्कार डेविड वॉरेन ने 1953 में किया था। वॉरेन के पिता की जान एक विमान हादसे में चली गई थी और वहां कोई भी गवाह नहीं था। इसी दुख और जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसा रिकॉर्डर बनाने की प्रेरणा दी जो पायलटों की आखिरी बातचीत को सहेज सके। शुरुआत में एयरलाइन कंपनियों ने इसे पायलटों की जासूसी मानकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन आज यह अनिवार्य है। यानी देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स सिर्फ हादसे का कारण नहीं बताता, बल्कि ये एविएशन इंडस्ट्री को अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी देता है, जिसकी मदद से हर जांच के बाद मिलने वाली जानकारी से विमानों की सुरक्षा को और पुख्ता किया जाता है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।